शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना गुनाह नहीं है, आतंक नहीं है। यह बात किसान बोल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के ऊपर टारगेट प्रैक्टिस कर रही है? यानी कि उन्हें बार बार खलनायक, रावण के तौर पर पेश करना। क्या राजनीति में यह जायज है? शुरुआत करना चाहेंगे हम राहुल गांधी के साथ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को राजा बाबू बता रही है। वो ये बतलाने की कोशिश कर रही है कि देखिए राहुल गांधी के कितने अवतार हैं। आपको याद होगा, डेविड धवन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था राजा बाबू। उस फिल्म के अंदर गोविंदा जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। उनकी शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। और गोविंदा जिस लड़की से शादी करने वाला होता है, यानी कि करिश्मा कपूर, उसके सामने वो अपने कई रूप पेश करते हैं। वो डॉक्टर भी है, पुलिस वाला भी है, आर्मी वाला भी है, लॉयर भी है, सब कुछ है। और यह बात करिश्मा को तब पता चलती है जब वो उनके घर में जाती है। इसीलिए राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो राजा बाबू हैं। अब कांग्रेस चुप तो बैठने वाली नहीं थी। वो पलटवार कर रही है सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के ये सारे रूप जो हैं वो पेश कर दिए हैं। प्रधानमंत्री को आप यहां अलग अलग गेटअप में देख सकते हैं, अलग अलग वेशभूषाओं में देख सकते हैं। कभी वो आर्मी वाले बने हैं, कभी कुछ बने हैं, तो कभी कुछ। और कांग्रेस कह रही कि भैया सही मायने में राजा बाबू तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी को राजा बाबू की तरह पेश करने में नहीं है। मुद्दा यह है कि विपक्ष के नेताओं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, उन्हें एक खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। मसलन भारतीय जनता पार्टी का यह ट्वीट देखिए। इसमें राहुल गांधी को दुष्ट बताया गया है, हिंदू विरोधी बताया गया है, और सबसे शॉकिंग, जैसे कि रावण के 10 सिर होते हैं, राहुल गांधी को उसी तरह से पेश किया गया है। राहुल गांधी, उन्हें बुरा, दुष्ट, एंटी हिंदू, ये तमाम चीजें पेश की गई हैं। अब कांग्रेस पलटवार कर रही है। वो 1945 की याद दिला रही है। वो इस कार्टून की याद दिला रही है जिसमें महात्मा गांधी को रावण के तौर पर पेश किया गया है, और महात्मा गांधी के जो बाकी 10 सिर हैं उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी हैं, नेहरू भी हैं, और सुभाष चंद्र बोस भी हैं। और जो गोली मार रहा है या तीर चला रहा है, उनमें से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर हैं। और आप जानते हैं 3 साल बाद क्या हुआ था? 3 साल बाद नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मौत के घाट उतार दिया था। इत्तेफाकन ये जो अखबार जहां ये कार्टून छपा था, ये जो अखबार है उसे नाथूराम गोडसे ही निकाल रहा था। कांग्रेस इसे बहुत खतरनाक बता रही है। वो ये कह रही है कि गांधी का इतिहास राहुल गांधी के जरिए दोहराने की कोशिश है। तुलना बेमानी हो सकती है, मगर हम यह ना भूलें कि अगर आप 1947 और 48 के दौर को देखें तो उस वक्त हिंदू महासभा या आरएसएस लगातार महात्मा गांधी के बारे में झूठ बोल रहे थे, दुष्प्रचार चला रहे थे, भड़का रहे थे, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कि आजकल भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र राहुल गांधी पर निशाना साधता है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, विपक्ष के तमाम नेताओं। कुछ चेहरों पर गौर कीजिए। मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल उठाया कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, आप किस बुनियाद पर इन्हें जेल में रख रहे हैं। संजय सिंह को उठाकर ले जाया गया। क्यों? क्योंकि संजय सिंह अडानी पर सवाल उठाते हैं, बहुत ही कड़ाई से मोदी सरकार को घेरते हैं। तो क्या इसका इनाम संजय सिंह को मिला है? मगर सबसे शॉकिंग दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट लगातार ईडी जिस तरह से विपक्ष को टारगेट कर रहा है, उस पर सवाल उठा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आपको लिखित में देना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये तमाम चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जांच एजेंसीज के जरिए विपक्ष की छवि को तार तार किया जा रहा है। प्रचार तंत्र के जरिए विपक्ष की छवि को तार तार किया जा रहा है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, राहुल गांधी को रावण के तौर पर पेश किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले कांग्रेस ने भी
प्रधानमंत्री को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 100 सिर वाला रावण कहा था। मगर कांग्रेस जिस बात पर जोर दे रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी को रावण के तौर पर पेश किया गया है, इससे पहले भी उन्हें पप्पू बताया गया था। अब वो दुष्प्रचार फेल हो गया तो उन्हें खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है। और हम यह ना भूलें कि कांग्रेस और भाजपा में एक बुनियादी फर्क है। भाजपा अक्सर झूठ का इस्तेमाल करती है अपने विपक्षियों पर टारगेट साधने के लिए, दुष्प्रचार करती है। इनके प्रधानमंत्री कार्यालय में एक हिरेन जोशी हैं, जिन्होंने भाजपा के एक सांसद को बताया था कि ये अभिसार और रवीश क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख 60 लाख लोगों तक पहुंचेंगे। हम तो सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए 17 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं। यह प्रधानमंत्री कार्यालय के एक महानुभव का कहना था। यानी कि भाजपा को अपने झूठ को फैलाने के कई जरिए हैं। मीडिया तो है ही, व्हाट्सएप के जरिए। और आप जानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इस जुमले का जो शब्दावली का इस्तेमाल किया जाने लगा है, यह भाजपा के राज में किया जाने वाला है। इसलिए यह तुलना ही बेमानी है। हम यह ना भूलें कि जब भाजपा टारगेट करती है तो बहुत ही बेरहमी से टारगेट करती है। इस कदर टारगेट करती है कि सामने वाले की इज्जत पर बनाती है, उसकी सुरक्षा पर बनाती है। और हम यह भी ना भूलें, भाजपा और कांग्रेस में बड़ा फर्क यह है कि भाजपा के हाथ में पैसा है, ताकत है, एजेंसीज हैं। तो यह तुलना ही बेमानी है। अगर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को 100 सिर वाला रावण कह भी दिया तो वो बात वहीं की वहीं रह जाती है। मगर जब बीजेपी कहती है तो वो व्हाट्सएप के जरिए फैलता है, एजेंसीज का इस्तेमाल होता है, जैसे कि होता आया है। तो जैसे मैंने कहा, यह तुलना बेमानी है और यह बहुत ही खतरनाक है कि आप विपक्ष के नेताओं को इस तरह से टारगेट करते हैं, जो नहीं होना चाहिए, जो बार बार किया जाता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, संसद भवन के जरिए कुछ असहज करने वाले सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल पैदा करने वाले सवाल उठाते हैं, जो बीजेपी को स्वीकार नहीं है। इसीलिए कभी तो उनकी सांसदी पर बन आती है, उन्हें मानहानि के मामले में अधिकतम सजा सुना दी जाती है, और फिर प्रचार तो चल ही रहा है, दुष्प्रचार तो चल ही रहा है, साथ साथ एजेंसीज के जरिए भी टारगेट किया जाता है। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे में क्या बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार को हम एक ही मंच पर रख सकते हैं? सवाल ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है। मैं फिर दोहरा दूं, भाजपा के पास पैसा है, ताकत है, एजेंसीज है, दुष्प्रचार की एक पूरी मशीनरी है, और गोदी मीडिया है जो नतमस्तक हैं। राहुल गांधी और संजय सिंह पर इसलिए निशाना साधा जाता है क्योंकि वो कठिन सवाल पूछते हैं, क्योंकि वो सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह नहीं है। प्रोटेस्ट इज नॉट एंटी नेशनल। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के किसान नाराज हैं। देश के किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि न्यूज क्लिक पर जो दबिश डाली गई है, उसके चलते किसान आंदोलन को आतंक के साथ जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, एफआईआर में क्या है, उन तमाम मुद्दों पर मैं नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं मामला विचाराधीन है, उस पर चर्चा चल रही है और मुझ पर भी निशाना है, इसलिए मैं उस पर खामोश रहूंगा। मैं सिर्फ प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं। किसान नाराज है, किसान कह रहा है हम फिर से आंदोलन करेंगे अगर सरकार ने इस मुद्दे पर माफी नहीं मांगी। किसान कह रहा है कि 1 साल तक यह आंदोलन चलता रहा, जिसमें 500 से 700 किसान मारे गए। वो किसान जो तपती धूप का सामना कर रहा था, बारिश का सामना कर रहा था, सर्दी का सामना कर रहा था, जिसमें जैसे मैंने बताया 700 लोग मारे जाते हैं। सरकार को झुकना पड़ता है, कृषि कानून वापस लेने पड़ते हैं, प्रधानमंत्री को यह तक कहना पड़ता है कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। मैं फिर आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आतंकवादियों के साथ संवाद होता है?
पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र तोमर, ये तमाम लोग किसानों से बातचीत कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? बताइए, कर रहे थे ना? तो क्या आतंकवादियों से बातचीत होती है? और सबसे बड़ी बात, देश के सामने आके प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि मैं 3 कानून जो है वापस ले रहा हूं। तो क्या आतंकवादियों के सामने इस तरह से एक 56 इंची सरकार झुकती है? किसान नाराज है, वो कह रहा है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर सरकार ने अपनी शब्दावली को वापस नहीं लिया तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। मैं जानता हूं शाहीन बाग की मांओं और बहनों में भी वो नाराजगी होगी, मगर वो भी जानती हैं कि अगर वो मैदान में उतर आई तो एक बार फिर उनके धर्म के सहारे उन पर हमला होगा। मगर आज मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट इस देश के लोकतंत्र में हर व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें सत्याग्रह की खूबसूरती, उसका जादू हमें दिखाया है। एक व्यक्ति, एक गांधी के सामने पूरा अंग्रेजी साम्राज्य झुक गया था। यह हकीकत है, यह तथ्य है। चाहे अंग्रेजों के सामने 12 बार माफी मांगने वाले लोग जो मर्जी कहें, मुस्लिम लीग के साथ दो दो जगहों पर सरकार बनाने वाले लोग कुछ भी कहें, 52 साल तक अपने मुख्यालय में झंडा ना फहराने वाले, तिरंगा ना फहराने वाले कुछ भी कहते रहें, हकीकत यह है कि इसी सत्याग्रह के जरिए अंग्रेजों को नाको चने चबवाए गए थे। तो ऐसे में अगर सत्याग्रह के इस रास्ते पर चलकर शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होता है या फिर किसान प्रोटेस्ट करता है तो क्या गलत करता है? वो एंटी नेशनल कैसे हो गया? वो आतंकवाद कैसे हो गया भाई? ये उसका अधिकार है। और मैं बार बार कहता रहा हूं आपसे, अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रख रहे हैं, बगैर हिंसा का इस्तेमाल किए, तो मेरे जैसा पत्रकार हमेशा आपके साथ रहेगा। मगर अगर आप हिंसा का सहारा लेंगे, चाहे आपका मुद्दा जो है जितना भी जायज हो, आपका संघर्ष जितना भी जायज है, एक बार आप हिंसा का दामन थाम लेते हैं तो गलत होता है। और प्लीज इसकी तुलना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से मत कीजिए। आजादी के दो पहलू थे, एक शांतिपूर्ण अहिंसात्मक और एक रास्ता जो भगत सिंह ने अपनाया। उससे उसकी तुलना मत कीजिए, क्योंकि अब देश आजाद है। हां, लोगों के बुनियादी अधिकारों पर अंकुश डालने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल और टेररिज्म से जोड़कर देखा जा रहा है, जो नहीं किया जाना चाहिए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि सद्बुद्धि मिलेगी उन लोगों को जो लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को आतंकवाद के साथ जोड़ते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।